स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ कही नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए देहरादून से एक सच्ची घटना लेकर आया हूं। यह कहानी है स्नेहा की। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नेहा, जिनका जन्म लखनऊ में हुआ, लेकिन उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो ज्यादातर देहरादून में रहते हैं। लखनऊ में 12वीं करने के बाद उनके पास ये ऑप्शन आया कि वो आगे की पढ़ाई देहरादून में कर सकती है, तो उन्होंने इस मौके को पकड़ा और वो देहरादून चली गई। वहां पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। जब स्नेहा अपनी बड़ी मम्मी के पास रहती हुई 3rd ईयर कंप्लीट कर रही थी, तभी उनके भाई आ जाते हैं, जिन्होंने 11वीं और 12वीं देहरादून से करनी थी, और उनके साथ आ जाती है उनकी मम्मी। पापा उनके फार्मा से थे, तो उन्हें अपना बिजनेस यहाँ पर सेटअप करना था। उन्होंने लखनऊ को छोड़ दिया था और ये सारे के सारे अब देहरादून में कुछ टाइम के लिए रहने वाले थे। स्नेहा, पापा और मेरा छोटा भाई जब यहाँ पर आ ही गए थे देहरादून में, तो अब हम किसी रिलेटिव के साथ नहीं रह सकते थे। हालांकि हमें कोई मना नहीं करता, क्योंकि प्यार मोहब्बत हम सब में बहुत थी। लेकिन फिर पापा ने डिसीजन लिया कि एक रेंट पर घर ले लेना चाहिए, और पापा फार्मा की एक दुकान खोलने वाले थे। बहुत रिसर्च करने के बाद हमारी जो बड़ी मम्मी थी, उनके घर के बैक साइड में एक हमें घर मिला जो कि रेंट पे था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन स्नेहा ने बहुत ही समझदारी से ये चीज एक्सप्लेन की कि घर छोटा था लेकिन रहने वाले उसे घर बनाते हैं। स्नेहा अपने परिवार के साथ वहां पर मूव होगी। ये चारों रह रहे थे। भाई की स्कूलिंग होती थी और स्नेहा अपने कॉलेज जाया करती थी। एक रात की बात है, स्नेहा ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी मम्मी सो रही थी, और मेरी मम्मी जहां सो रही थी बिस्तर पे, उसके पीछे खिड़की थी और खिड़की के आगे व्हाइट कर्टेन्स थे। बड़ी अच्छी हवा आ रही थी उस रात, और मम्मी ने क्रिकेट बोली हुई थी। अचानक से हवा का झोंका मम्मी की कमर पर छूता है, और वहां पर उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ उनके कमर पे मारा है। वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। और ये देहरादून में माना जाता है कि अगर अचानक से कोई हरकत होती है और आप डर जाते हो, तो आपके ऊपर कोई एंटिटी आ जाती है। लेकिन स्नेहा उस टाइम पर इस चीज को लेकर इतना ज्यादा अवेयर नहीं थी। स्नेहा ने बताया कि जिंदगी फिर दोबारा ऐसी चलने लगी। ये जो हादसा हुआ था, इसके बाद मम्मी का जो रिएक्शन था वो बदलने लगा। देहरादून में लोग चाहे करोड़पति भी हो, वो अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। वो मेड नहीं रखते अपने घर पे। तो मम्मी मेरी बड़ी मम्मी की हेल्प करने जाती थी जब गाय को चारा देना होता था या फिर घर में कुछ काम होता था। तो 4-5 दिन बाद ऐसा हुआ कि जब मेरी मम्मी बड़ी मम्मी के घर पे गई, स्नेहा ने बताया कि ये डिस्कस हो रहा था, जब मैंने बाद में सुना था कि मेरी मम्मी ने मेरी बड़ी मम्मी को बोला कि वो मुझे जान से मारना चाहती हैं। ये चीज सुनने के बाद जो बड़ी मम्मी थी, वो बहुत ज्यादा शॉक में चली गई थी कि ये क्या बोल रही है। बड़ी मम्मी ने मेरी मम्मी से बात की कि क्या हुआ, सब ठीक है? तो उन्होंने बताया कि 3-4 दिन से उन्हें बहुत अजीब-अजीब से बुरे सपने आ रहे हैं। उन्हें आवाज़ें आती हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे से कोई गुज़र के गया है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बड़ी मम्मी को कुछ तो आइडिया लग ही रहा था, क्योंकि देहरादून में ऐसी हरकतें बहुत आम बात है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इसके पीछे कोई रीज़न था या फिर ये सिर्फ़ ऐसे ही हो गया। स्नेहा ने बताया ये पूरा रियल इंसिडेंट 2020 में हुआ था और उनके सामने पड़ते धीरे-धीरे खुली। जब मम्मी बड़ी मम्मी के पास गई और उनको कहा कि मैं स्नेहा को जान से मार दूंगी, मैं उसे मारना चाहती हूँ, तो बड़ी मम्मी ने बहुत सारी चीजें मेरी मम्मी से पूछी, और बार बार पूछने पर एक ही स्टेटमेंट आती कि पता नहीं क्यों मुझे स्नेहा अच्छी नहीं लगती। जबकि स्नेहा ने खुद ने बताया कि मैं पढ़ने में अच्छी थी, मेरे कम टाइम में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, मैं सबका काम में हाथ बटाती थी। लेकिन मेरी मम्मी ने बड़ी मम्मी को ऐसा क्यों बोला, ये किसी के पास सॉल्यूशन नहीं था इस चीज का। जब बड़ी मम्मी ने ये सुना कि मेरी मम्मी ने ऐसा बोला, तो बड़ी मम्मी मेरी मम्मी को लेके नानी जी के घर पे चली गई। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इनको स्नेहा के साथ अकेला नहीं छोड़ना। स्नेहा, स्नेहा के पापा और उनके छोटे भाई को बड़ी मम्मी ने सीधा नानी जी के यहाँ पे बुला लिया और ये बता दिया कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, आप लोग यहीं आ जाओ। तो जब सब वहां पहुंचे तो सब ब्लैंक थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जो बड़ी मम्मी थी वो भक्त थी महादेव की, उन्होंने शिव चालीसा पढ़नी शुरू की और पढ़ते पढ़ते गंगा जल सीधा स्नेहा की मम्मी के मुंह पे मारा। स्नेहा की मम्मी बेहोश हो गई। अब इन्होंने इस चीज का एक डिसीजन लिया कि अभी फिलहाल के लिए इन्हें इस तरीके से छोड़ना ठीक नहीं होगा। कुछ पंडितों को बुलाया गया, पंडितों से पूजा करवाई गई। हालांकि तांत्रिकों को वहां पर कांटेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि हर घर घर में सबके ऊपर पितृया देवता आते हैं, नानी जी के ऊपर भी आते थे। लेकिन उस टाइम पर स्नेहा ने हमें बताया कि नानी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने पितरों को नहीं बुलाया, उन्होंने वो रस्म नहीं की जहां पर पितृया पूर्वज आके कुछ बताएं। एक हफ्ता गुजरा, सब कुछ बहुत शांत था। जो बड़ी मम्मी थी वो अपने घर जा चुकी थी और ये लोग नानी के रह रहे थे। जब नानी की तबीयत ठीक हुई तो नानी इस चीज को ऑब्जर्व करी थी कि स्नेहा की मम्मी की एक्टिविटीज अभी भी ठीक नहीं हुई है। वो रात रात भर उठ के इधर उधर घूमती रहती है और उनके मुंह से गाना गाने की आवाज आती है, ऐसे औरत गुनगुनाती है, कुछ इस तरीके की स्नेहा ने हमें वॉइस सेंड की, जो वो भी रात को सुनती थी तो डर जाती थी। और
उनके जो पापा थे उनका रिएक्शन ये था कि ठीक है, होगा कुछ, क्योंकि वो फार्मा से बिलोंग करते थे तो वो अपने काम पे ज्यादा फोकस रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये चीजें मन का वहम होता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे वो थे छोटे भाई। छोटे भाई अपनी मम्मी के बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन चाहकर भी वो अपनी मम्मी के पास जाते नहीं थे, क्योंकि उनकी मम्मी हमेशा किसी न किसी चीज को बैठ के घूरती रहती थी। एक वक्त आया जब ये रात को सो रहे थे। सोते टाइम स्नेहा ने बताया कि मैं, पापा, नानी हम सब अलग अलग खाट पे सो रहे थे, और रात के कुछ 1-2 बजे होंगे, मम्मी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई, कितनी तेज, जिसको सुन के हम सब वहां पर डर गए थे। जब हमारी नजर पड़ी मम्मी के ऊपर, मम्मी उठ के बैठी और बहुत घबराई हुई थी, पसीना पसीना हो रखी थी, और मम्मी से पूछने पर मम्मी ने बताया कि मेरा किसी ने गला दबाने की कोशिश की है, किसी ने तकिया रखने की कोशिश की है। और नानी जी ने जब ये बात सुनी तो वो भी बहुत हैरान थी कि उनका घर तो बहुत प्रोटेक्टेड था, तो ये यहाँ पर कैसे हो गया। नानी ने सबको आश्वासन दिया कि सुबह हम पितरों को बुलाएंगे, अपने पूर्वजों को बुलाएंगे, देवताओं को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। सुबह नानी जी ने पितरों को बुलाने की कोशिश की तो पितर आए, और उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि इसके साथ कोई एंटिटी है, मतलब स्नेहा की मम्मी के साथ कोई एंटिटी है। और पितरों ने यह कहा कि उस घर में किसी को जाने मत देना जहां पर ये लोग रह रहे हैं। मतलब ये सारी जो कथा स्टार्ट हुई थी उसी घर से हुई थी जहां पर इनकी मम्मी के पीछे कोई एंटिटी थी जो वहां पर छू के निकली थी। पितरों को धन्यवाद दिया गया और स्नेहा की मम्मी को कहीं ना कहीं हील कर दिया गया, उनको इतनी ताकत दे दी कि इस एंटिटी से वो प्रोटेक्टेड रहे। नानी जी को पितरों ने कुछ नुस्खे दिए, कुछ चीजें बताई कि इनको ये दिया जाए, जैसे हाथ में धागा दिया जाए या फिर कुछ पैर में बांधने के लिए कोई धागा दिया जाए, जिससे स्नेहा की मम्मी प्रोटेक्टेड रहेंगी। ये चीज होते होते 15 दिन बीत रही और स्नेहा की मम्मी बिल्कुल नॉर्मल थी। तो स्नेहा की फैमिली ने एक डिसीजन लिया कि ये नानी के ऊपर भार बन के नहीं रह सकते, बड़ी मम्मी के ऊपर भार बन के नहीं रह सकते, तो ये एक नया घर लेंगे जहां पर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। इनका कुछ सामान उस पुराने घर में था जिसको लेने के लिए इनकी बड़ी मम्मी और बुआ जी गई। जब बड़ी मम्मी और बुआ जी सामान वहां से निकाल रही थी, वहां से सामान निकाल कर ये लोग नए घर में आ गए, और वहां पर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि बुआ पोजेस हो गई है। हम जब सामान सेटल कर रहे थे सारे के सारे, तो बुआ वहां पर बैठी हुई थी और अपने दांत पीस रही थी। सबने जब बुआ की तरफ ध्यान दिया तो बुआ के पूरे बाल खुले हुए थे और बुआ अपनी गर्दन को बार बार घुमा रही थी। वहां पर इस चीज को देखने के बाद सब बहुत बुरी तरीके से सहम गए थे। जब नानी जी को बुलाया गया तो नानी जी ने खुद से वहां पर बताया कि बुआ के अंदर कोई चीज आ गई है। फिर दोबारा पितरों को बुलाया गया, वहां पर पितर आए और उन्होंने सीधा देख के बता दिया ये कोई आदमी की एंटिटी है जो पुराने घर से आई है। उस आत्मा को बुआ जी के शरीर से निकालने में 1-1.5 घंटा लगा। स्नेहा ने बताया मेरे सामने ये चीजें पहली बार हो रही थी, मैं इतनी बुरी तरीके से डरी हुई थी, मेरे सामने बुआ जी अपना सर मार रही थी। एक पंडित जी को बुलाया गया था, जो पंडित जी वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और मेरी बुआ जी के हाथ में लाल डोरा बांध रहे थे, और नानी जी वहां पर कुछ पढ़ रही थी और पानी मार रही थी। जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया तो पितरों से पूछा गया जो नानी के अंदर आ रखे थे कि ये क्या था, कौन सी एंटिटी थी, क्यों आई थी। तो पितरों ने बताया कि ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी उसी घर से आई है और उसी घर में वास भी करती है। उस घर में कोई भी वहां पर सुरक्षित नहीं रह पाएगा। कुछ टाइम पहले जब स्नेहा का परिवार वहां पे आया था, उससे 3-4 महीने पहले वहां पर एक इंसान जो न्यूली मैरिड था, अपनी वाइफ के साथ सेटल हुआ था, उसकी वाइफ किसी से प्यार करती थी, वो उस इंसान को धोखा देके भाग गई, तो उस इंसान ने उस घर में खुद को फंदे से लटका लिया था, जिस वजह से वो एंटिटी वहीं फंस गई थी। अब वाइफ तो चलेगी वहां से, लेकिन ये एंटिटी जो वहां पर थी उसको किसी ने स्थान नहीं दिलवाया, तो वो एंटिटी वहीं भटक रही थी। पहले स्नेहा की मम्मी टारगेट हुई, फिर स्नेहा की बुआ टारगेट हुई, और अभी भी देहरादून का वो घर हॉन्टेड। वो घर अब बंद है, लेकिन हर रात उसकी खिड़की से एक साया जरूर झांकता है। तो दोस्तों,